हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने 10 सेंटेंस एरर्स के स्क्रीन पर हैं और आइए तो उसमें हम लोग पता लगाते हैं कि सेंटेंसेस में क्या एरर है और क्यों है। फर्स्ट सेंटेंस बिफोर यू, आई वाज एबल टू प्लीज हिम बाय गिविंग हिम यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो इलिसिटेड हिज ओपिनियन ऑन एन इम्पॉर्टेंट मैटर। Once again, I was able to please him by giving him useful information and also elicited his opinion on an important matter. हिंदी देखिए, आई वॉज एबल टू प्लीज हिम, मैं उसे खुश करने में समर्थ था। बाय गिविंग हिम यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसको जो सूचना चाहिए थी वो सूचना देकर मैं खुश था। एंड ऑल्सो इलिसिटेड हिज ओपिनियन, और इलिसिट का मतलब था कुरेदना। कई लोगों की आदत होती है क्वेश्चन पूछ के बदले जो सामने वाले से सारा उगलवा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इलिसिट। एंड ऑल्सो इलिसिटेड हिज ओपिनियन ऑन एन इम्पॉर्टेंट मैटर। तो कहता है कोई व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को कोई सूचना दे रहा है और वो सारी सूचना देने में उसे खुशी महसूस हुई है और साथ ही साथ उसने उस व्यक्ति से, ठीक है, उसकी राय भी जानी एक खास इंपॉर्टेंट मैटर पे। फ्रेंड्स, आई वॉज एबल टू प्लीज हिम बाय गिविंग हिम यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो इलिसिटेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बाय के बाद वी प्लस आई एन जी आ रहा है। ये एक नाउन है जिसे हम जेरेंड कहते हैं। क्लियर? और जब हम जेरेंड यूज़ करते हैं और उस सेंटेंस में आगे एंड या देन या और शब्द आता है तो उसके बाद भी फिर हमें जेरेंड ही चाहिए होता है। तो इस मतलब नियम के तहत हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे और इलिसिटिंग कर देंगे। ELICITING, हम ING लगाते हैं तो ई हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए गिविंग आ गया, यहाँ भी इलिसिटिंग आ गया, क्योंकि यहाँ एंड आ रहा है। तो चाहे एंड आ जाए, चाहे दो सेंटेंस के बीच में देन आए या और आए, जब कभी दो सेंटेंस के बीच में एंड देन और आए और अगर एक तरफ जेरेंड है यानी वर्ब यूज़ कर रहे हो तो दोनों वर्ब में आईएनजी लगकर वो जेरेंड बनेगा। ठीक है, वो एक नाउन होता है। तो इस यहाँ तो वो नाउन है ही, यहाँ पर हम लोग इसको डिलीट करके इलिसिटिंग कर देंगे। नाउ द सेंटेंस राइट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव सीन द प्लेस वेयर अकबर वॉज बोर्न। सॉरी, आई हैव सीन द प्लेस वेयर अकबर वर बोर्न, क्योंकि अकबर सिंगुलर तो मुंह से वॉज निकलना ही है, जबकि अपने को वर लिखा हुआ है। क्लियर है? आई हैव सीन द प्लेस, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फ्रेंड्स, जब आप कुछ रीडिंग करते हैं तो कोशिश करिए कि हर सेंटेंस के टेंस के पकड़ने की कोशिश करें, ताकि क्या है, एक रिवीजन होता जाएगा। एंड वेन एवर यू विल गो थ्रू सम इंग्लिश मैटर, सो इट विल वेरी इजी फॉर यू टू ट्रांसलेट दैट इनटू हिंदी। तो हिंदी भी उसको समझने में आसानी रहेगी। तो आई हैव सीन द प्लेस, मैंने वो जगह देखी है। वेयर अकबर वर बोर्न, अकबर सिंगुलर है, सिंपल सी बात है, वर की जगह वो हो जाएगा। सो डिलीट वर एंड इंसर्ट वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी वन ऑफ यू टू शुड डू दिस वर्क। एवरी वन ऑफ यू टू, एवरी वन ऑफ यू टू कहता है तुम दोनों में से प्रत्येक को, शुड डू दिस वर्क, ये काम करना चाहिए। एवरी वन ऑफ यू टू शुड डू दिस वर्क, एवरी वन ऑफ यू टू, तुम दोनों में से प्रत्येक को ये काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ एवरी डिलीट करेंगे और ईच करेंगे। बस यही चीज़ें हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना जरूरी है। until unless we do not know the use of or the difference between each and every, so not possible to use। तो ईच लगता है निश्चित संख्या के लिए और एवरी लगता है अनिश्चित संख्या के लिए। तो यहाँ जब हम दो आदमी की बात कर रहे हैं, राइट, जहाँ हम दो आदमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ एवरी नहीं आएगा, ईच आएगा। संख्या निश्चित होती है तो ईच का यूज़ किया जाता है और संख्या अनिश्चित होती है तो एवरी का यूज़ किया जाता है। जैसे हम क्लास की बात करें ईच, फैमिली की बात करेंगे ईच, टीम की बात करेंगे ईच, लेकिन बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, भगदड़, जुलूस, हड़ताल, इनके अगर सेंटेंस होंगे तो वहाँ पे एवरी वर्ड यूज़ किया जाएगा। सो यहाँ टू है, दो जने निश्चित हो गए तो हम एवरी हटा के ईच कर देंगे। नाउ द सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट, द इंडियन क्लासिकल डांस इज बीन पॉपुलराइज्ड अब्रोड बाय विद्याशंकर। इंडियन क्लासिकल डांस इज बीन पॉपुलराइज, इंडियन क्लासिकल डांस पॉपुलर किया गया
उसको बहुत मतलब से प्रसिद्ध किया गया एब्रोड मतलब विदेशों में बाय विद्याशंकर के द्वारा। तो यहाँ सेंटेंस बन रहा है किया गया, और किया गया जो सेंटेंस है ये हिंदी का पैसिव वाक्य है। तो यहाँ पर हम इस भी हटा देंगे और यहाँ पे हमको लिखना है वॉज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाक्य जब होता है तो वॉज, ईदर और वर एज पर द सब्जेक्ट। तो यहाँ एक की बात चल रही है ना, इंडियन क्लासिकल डांस, डांस इज सिंगुलर, ठीक है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लगा के थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वॉज पॉपुलराइज्ड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाक्य है, उसमें वॉज और वर प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। So we have to delete is been and in place of that we have to write was. Move to the next. Being fatigued by the steep climb, our leader asked us to rest for a while and got busy arranging some snacks and tea for us. Once again I will go through. Being fatigued by the steep climb, our leader asked us to rest for a while and got busy arranging some snacks and tea for us. Hindi. Being fatigued, fatigue कहते हैं थकना, यहाँ बीइंग का मतलब कारण है, थकने के कारण, किस वजह से, बाय द स्टीप क्लाइंब, स्टीप कहते हैं खड़ी, खड़ी चढ़ाई पे चढ़े तो थकने के कारण सब लोग थक गए, तो हमारे लीडर ने हमसे कहा टू रेस्ट फॉर ए वाइल एक फ्रेज होता है थोड़ी देर, कि थोड़ी देर आराम कर लीजिए, एंड गॉट बिजी अरेंजिंग सम स्नैक्स एंड टी फॉर अस, और कहता है कि हम सब के लिए थोड़ा सी चाय वाय बनाओ और कुछ स्नैक्स मतलब जाए निकालो। क्लियर। बीइंग फैटिग्ड बाय द स्टीप क्लाइंब, आवर लीडर आस्क्ड, आस्क यानी पूछना होता है, जबकि उसने हमारे लीडर ने कहा, तो यहाँ पे हम आस्क को डिलीट करेंगे और लिखेंगे सैड। आस्क यानी पूछना होता है। तो इस तरह की मतलब मिस्टेक्स आएंगी छोटी छोटी, जिनका अपने को ध्यान रखना है। अदरवाइज जब तक अच्छी नॉलेज नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट द एरर, पर्टिकुलरली इन दिस टॉपिक एरर स्पॉटिंग। तो फॉर दिस यू मस्ट लर्न द माइन्यूटनेस ऑफ द, है ना, ग्रामर और वट एवर, ग्रामर भी हो सकती है, वोकैबुलरी हो सकती है, जो भी है। क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट. Not only the inspector found fault with his work, but reprimanded him for his unkempt. Reprimanded का मतलब है फटकारना. The word is reprimanded means फटकारना. Unkempt का मतलब है जो ना संवारा गया हो. ठीक है, होटल में कीपिंग हाउस होता है तो उसमें हमको सब कुछ मतलब जैसे रख रखाव अच्छा करना पड़ता है, तो ये अनकैम्प्ट है कि उसको अच्छी तरह से नहीं रखा गया. नॉट ओनली द इंस्पेक्टर फाउंड द फॉल्ट विथ हिज वर्क, कोई काम था, जब इंस्पेक्टर उस काम को देखने आया तो उसमें केवल उसको न केवल दोष दिखाई दिए, बट रिप्रिमाइंडेड हिम फॉर हिज अनकैम्प्ट, लेकिन उस व्यक्ति को फटकारा भी उसने बुरी तरह से, है ना, कि तुमने इस काम को संवारा हुआ नहीं करा है, यानी अच्छा नहीं किया है. सो फ्रेंड्स, ध्यान से सुने, जब कभी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और आ जाए, वंस अगेन लिसन केयरफुली, किसी भी सेंटेंस में, एनी इंग्लिश सेंटेंस, उसमें अगर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो दिखता है, या नीदर नॉर दिखता है, या नॉट ईदर और दिखता है, इन तीनों के, जब इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ दिख जाए तो नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद सेम चीज़ होनी चाहिए. नीदर के बाद नॉर के बाद सेम चीज़ होनी चाहिए. ईदर के बाद और के बाद सेम चीज़ होनी चाहिए. इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉट ओनली के बाद में आर्टिकल आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी आर्टिकल ही आएगा. अगर नीदर के बाद मान लो प्रीपोजिशन आ रही है तो बट नॉर के बाद भी प्रीपोजिशन आएगी. अगर ईदर के बाद मान लो वर्ब आ रहा है तो फिर और के बाद भी वर्ब आएगा. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, इन तीनों का जब भी सेंटेंस आ जाए उस समय को ध्यान से पढ़ें और देखें कि नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद सेम चीज़ है या नहीं, नीदर के बाद और नॉर के बाद सेम चीज़ है या नहीं, ईदर के बाद और नॉर के बाद सेम चीज़ है या नहीं. तो आप देख रहे हैं कि वही इसमें हम मिस्टेक है. देखिए यहाँ नॉट ओनली के बाद आ रहा है ना, द इंस्पेक्टर, और यहाँ बट के बाद आ रहा है सेकंड फॉर्म. अब यहाँ काम दो किए हैं, ठीक है ना. एक तो काम था मतलब जो है गलतियाँ मतलब ढूंढी उसकी, दूसरा काम रहा कि उसको फटकार मिली. अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप, नॉट ओनली के बाद तो आ रहा है सब्जेक्ट नाउन, बट के बाद आ रहा है वर्ब. दिस इज
ये वही चीज़ है कि सेम पार्ट्स स्पीच नहीं है। तो थोड़ा सेंस लगा के हम देखेंगे, जो काम दो हैं उनके, वो दोनों काम, उनके पहले, एक के पहले नॉट ओनली आएगा, दूसरे के पहले बट आल्सो आएगा, या बट आ गया, बट आएगा। तो आप क्या करेंगे, इस नॉट ओनली को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, और हम इसको लाएंगे यहाँ। अब ये सेंटेंस बनता है, द इंस्पेक्टर नॉट ओनली फाउंड फॉल्ट विथ हिज वर्क बट रिप्रिमाइंडेड हिम फॉर हिज अनकेम्प्ट। अब देख रहे हैं आप, नॉट ओनली जब मैं यहाँ लाया तो नॉट ओनली के बाद सेकंड फॉर्म फाउंड आ रही है, बट के बाद रिप्रिमाइंडेड, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ रही है। नाउ द सेंटेंस करेक्ट, क्लियर। तो नॉट ओनली के बाद बट आल्सो के बाद सेम चीज़ होनी चाहिए, नीदर के बाद नॉर के बाद सेम चीज़ होनी चाहिए, ईदर के बाद और नॉर के बाद सेम चीज़ होनी चाहिए। और ये सेंटेंस एरर स्पॉटिंग में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आपको समय ज़्यादा नहीं ले पाते इस समय, लेकिन अगर यू सिंपली गो टू माई वेबसाइट, यू नो, फिल अ फॉर्म एंड गेट द होल कोर्स एंड गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ इंग्लिश, वहाँ सब कुछ वो डिटेल में पढ़ाया गया है। तो अगर आपको लगता है तो मतलब ये, यू मस्ट विजिट टू माई वेबसाइट वंस, you will get a form there, fill it, okay, you will get the full course, and I'm dead sure that after going through my full course there will be no fear of English. तो वहाँ पे डिटेल बात होती है, यहाँ पर मतलब जो थोड़ा सा जितना मैं कोशिश करता हूँ, तो ये हमने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड सेम पार्ट्स स्पीच। नेक्स्ट, द डायरेक्टर वॉज प्लीज टू नोट दैट द रिवाइज स्कीम ड्रॉन अप बाय द असिस्टेंट वॉज सुपीरियर टू अर्लियर वन। द डायरेक्टर वॉज प्लीज टू नोट दैट, डायरेक्टर इस चीज़ को नोट करके खुश था, दैट द रिवाइज स्कीम, जो स्कीम रिवाइज करी गई, ड्रॉन अप बाय द असिस्टेंट, उसके असिस्टेंट के द्वारा, वॉज सुपीरियर टू अर्लियर वन, वो स्कीम जो थी पहले वाली स्कीम से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। फ्रेंड्स, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन सेंस जब इसको हम लोग यूज़ हिंदी बोलते हैं तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा ड्रॉन अप, ठीक है, एज बाय द असिस्टेंट वॉज सुपीरियर टू अर्लियर वन। यहाँ पे मतलब जो है ना, जो की गई, तो यहाँ पे मतलब जो एज की कमी है। इस तरह की मिस्टेक्स मतलब एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद पकड़ में आती हैं, है हिंदी। तो ग्रेजुअली यू विल ऑल्सो come to close these all the concepts and you will be able to find the errors. Next चलते हैं, how remarkable that the native quality of a man should surface in the time of need. कहता है कितनी अजीब बात है, रिमार्केबल मतलब कितनी अजीब बात है, दैट द नेटिव क्वालिटीज ऑफ ए मैन, आदमी की जो नेटिव क्वालिटीज़ होती हैं, जो पैदाइशी अंदर उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, शुड सरफेस इन द टाइम ऑफ नीड, जब वक्त आता है तब वो सतह पे आनी चाहिए, आती हैं, टू हेल्प हिम फेस द सिचुएशन, और तभी वो कोई सिचुएशन आती है उसको वो फेस कर पाता है, हैंडल कर पाता है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, हाउ रिमार्केबल, इस दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है ना, ये इनकम्प्लीट है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, कितना रिमार्केबल है यह है, पूरा सेंटेंस ये है। तो हाउ रिमार्केबल इट इज, हाउ रिमार्केबल इट इज, क्लियर। अब सेंटेंस पूरा हो जाता है, हाउ रिमार्केबल इट इज, कितना अजीब है यह, दैट द नेटिव क्वालिटीज ऑफ मैन शुड सरफेस इन द टाइम ऑफ नीड टू हेल्प हिम फेस द सिचुएशन, क्लियर। तो ये सेंस लगाने पड़ेंगे, मैंने कहा ना कई जगह इस तरह की चीज़ें हैं जहां आपको सेंस यूज़ करना ही पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एरर्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट इनकम्प्लीट सेंटेंस, तो एज पर द सेंस वी हैव टू कंप्लीट दैट, जस्ट टू उसका सेंस पूरा करने के लिए। फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट सेंटेंस बिफोर यू इज, wearing a benign smile and carrying a smart briefcase does not help one to impress the knowledgeable interviewers. Once again, I'll go through this sentence. Wearing a benign smile and carrying a smart briefcase does not help one to impress the knowledgeable interviewers. हिंदी देखिए, wearing a benign smile, कोई कह रहा है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपने क्या सोचा, चेहरे पे मेरे सुंदर सी एक प्यारी सी मुस्कान होगी, एंड कैरिंग ए स्मार्ट ब्रीफकेस, और साथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस, सुंदर ब्रीफकेस लेके जाऊंगा। ये दो चीज़ें लेके जाऊंगा, चेहरे पे सुंदर स्माइलिंग है ना, प्यारी सी स्माइलिंग, और एक अच्छा सा ब्रीफकेस। अगर मैं दो चीज़ें लेके जाता हूँ तो एक व्यक्ति कह रहा है डज नॉट हेल्प वन टू इम्प्रेस नॉलेजेबल इंटरव्यूअर्स,
तो कहता है ये 2 चीज़ें आप सोच रहे हो कि मैं वहाँ पे एक है ना प्यारी सी मुस्कान रखूँगा और बैग सुंदर लेके जाऊँगा, तो जो नॉलेजेबल इंटरव्यूअर्स हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके ऊपर मेरा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वो व्यक्ति किसी दूसरे को कह रहा है कि भूल जाना इस चीज़ को, ऐसा कभी नहीं होगा। इंटरव्यू के टाइम पे मतलब जो है, पीपल नोट दैट व्हाट योर माइंड इज़ जनरेटिंग, व्हाट अमाउंट ऑफ योर माइंड इज़ फर्टाइल, उस बात को देखते हैं, ना कि मतलब जो है उसमें भी बॉडी लैंग्वेज, आपके क्वेश्चंस, आपके सब कुछ कॉन्फिडेंस सब कुछ देखा जाता है वहाँ पे। तो इंटरव्यू सम डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे बिनाइन स्मेल एंड कैरिंग ए स्मार्ट ब्रीफ, 2 चीज़ें हैं। तो 2 चीज़ों के लिए डज नहीं आएगा, हमको डू लिखना है। तो डिलीट डज एंड राइट डू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है, सब्जेक्ट 2 है, डबल सब्जेक्ट है तो डू आएगा। फ्रेंड्स, द वेरी लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, द सर्जन अलोंग विथ हिज असिस्टेंट and nurses were held up by the investigating officer for negligence of duty. Once again, the surgeon along with his assistant, the surgeon along with the assistant and nurses were held up by the investigating officer for negligence of duty. Hindi, the surgeon along with his assistant, कोई सर्जन है, उसके साथ में उसका असिस्टेंट है, साथ में नर्सें भी हैं, वर होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पूरी छानबीन करना, बिल्कुल पूरी छानबीन करने को होल्ड अप कहा जाता है, ठीक है। बाय द इन्वेस्टिगेट ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आए थे, पूरी छानबीन की गई फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि वो अपनी ड्यूटी के ऊपर कुछ लापरवाह हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक कॉन्सेप्ट मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, और फिर सुनिए। आप देख रहे हैं यहाँ एक विथ शब्द आ रहा है, ठीक है। जब कभी 2 सब्जेक्ट के बीच में द सर्जन विथ हिज असिस्टेंट एंड नर्सेज, एक तरफ सर्जन है, एक तरफ असिस्टेंट और नर्सेज है, तो जब कभी 2 सब्जेक्ट के बीच में विथ आ जाता है, ऐसे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेकंड सब्जेक्ट। वंस अगेन, whenever you get with between 2 subjects, in such a sentence helping verb will be used as per the first subject. यहाँ देखिए आप, द सर्जन अलोंग विथ आ गया, हिज असिस्टेंट एंड नर्सेज, यहाँ पीछे प्लूरल हो गया, अब आ रहा है वर, लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। सर्जन इज सिंगुलर, तो यहाँ पे वर हटा के हम लोग वॉच करेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स, जब कभी भी विथ आ जाए 2 सब्जेक्ट के बीच में, हेल्पिंग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाइए। विथ की जगह एज लॉन्ग एज भी आ सकता है, सॉरी वो एज वेल एज भी आ सकता है, और इन एडिशन टू भी आ सकता है। तो 2 सब्जेक्ट के बीच में इन एडिशन टू आ जाए, एज वेल एज आ जाए, या विथ आ जाए, इन 3 ऑफ द केसेस वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, so these are the 10 new sentences before you with errors. मैंने आपको इसको समझाया। I hope that you might be enjoying this topic of error spotting with these words. Goodbye to all of you.